साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2022 के लिए जो है जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं और ये जो टॉपिक दिए गए हैं ये क्रॉनिकल की जो सितंबर 2022 की करंट अफेयर की मैगजीन है, इसमें कुल जीएस से संबंधित जीएस के चारों प्रश्न पत्रों से संबंधित 100 टॉपिक दिए गए हैं। उन 100 टॉपिक्स को यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी वाले सेक्शन से 2 टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास संबंध में जो प्रश्न है कि अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास से मिलने वाले लाभों की चर्चा कीजिए तथा बताइए कि इनके विकास के मार्ग में कौन कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं। तो देखिए, भौगोलिक विविधता के कारण भारत में अनेक नदी प्रणालियां, नहरें, संकरी खाड़ियां तथा ज्वारीय क्षेत्र पाए जाते हैं। वर्तमान समय तक भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे अंतर्देशीय जलमार्गों को विकसित किया जा चुका है। कितना? 14,500 किलोमीटर। इसके लाभ क्या है? ये जो अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, इनके लाभ क्या हैं? देखिए, इनके विकास से विभिन्न क्षेत्रों के मध्य संपर्क में सुधार होगा। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को देश के पूर्वी क्षेत्र में प्रस्तावित माल भाड़ा गलियारे से जोड़ने की योजना है। किससे? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को पूर्वी क्षेत्र में प्रस्तावित माल भाड़ा गलियारे से जोड़ने की योजना है। इससे देश के उत्तरी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से तटीय क्षेत्रों तक वस्तुओं की आपूर्ति में आसानी होगी। दूसरा पॉइंट, अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा माल ढुलाई तथा कार्गो परिवहन क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। अत्याधुनिक पोत डिजाइनों को अपनाने से सड़क तथा रेल परिवहन पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट, केंद्र सरकार मल्टी मॉडल परिवहन सुविधाओं के विकास को बढ़ावा दे रही है। मल्टी मॉडल परिवहन सुविधाओं को अंतर्देशीय जलमार्गों के रेलवे, रोडवेज, तटीय शिपिंग और एयरवेज के साथ संपर्क रखने वाले एक बड़े मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क का भाग बनने से अनुपूरक परिवहन सुविधाओं का विकास होगा। तो ये इसके कुछ लाभ हैं। इससे आप ये भी कर सकते हैं, इससे पर्यटन इत्यादि को भी, पर्यटन हो गया, व्यापार हो गया, इसको भी जो है आपका बढ़ावा मिलेगा। और ये जो अंतर्देशीय जलमार्ग है, इसके विकास से क्या होगा? एक और फायदा होगा कि जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन कम होगा, मतलब एक तरीके से इन्वायरमेंट को नुकसान कम पहुंचेगा। चुनौतियां भी हैं। कौन सी चुनौतियां? उन चुनौतियों को देखें तो देश के आंतरिक भागों में प्रवाहित होने वाली नदियों में पाई जाने वाली गाद जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के बिना दीर्घकाल के लिए इन जलमार्गों का विकास संभव नहीं है, क्योंकि जो उत्तर भारत की नदियां हैं इनमें गाद जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, देश में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमताओं का पूर्ण दोहन नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए भारत में जलमार्गों का लॉजिस्टिक में योगदान मात्र 1.5% है, जबकि चीन में यह योगदान लगभग 8.7% है। तीसरा पॉइंट, देश की अधिकांश नदियां मौसमी हैं तथा शुष्क ऋतुओं में इनमें जल की व्यापक कमी देखने को मिलती है और ऐसी दशा में नौवहन कार्य वर्ष भर संभव नहीं हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है महासागरीय संसाधन तथा इसके समक्ष विद्यमान संकट के संबंध में। तो देखिए, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल उपलब्ध है, जिसकी अधिकांश मात्रा महासागरों में पाई जाती है। महासागर भूतापीय तथा ज्वारीय ऊर्जा के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण जैविक एवं अजैविक संसाधनों के स्रोत भी हैं। महासागरों का महत्व इस तथ्य में भी है कि इनके द्वारा किए जाने वाले कार्बन अवशोषण के कारण जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। देखिए, समुद्रों का विस्तार विभिन्न देशों की सीमाओं तक है। इनमें पाए जाने वाले संसाधनों के उपयोग एवं दोहन को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1982 में समुद्री क्षेत्रों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया। इनमें आप इसको नंबर देके 1 2 3 3 पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। इनमें पहला है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है क्षेत्रीय सागर कहते हैं, टेरिटोरियल सी। दूसरा है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। तीसरा है इसके पश्चात उच्च सागर हाई सी का विस्तार माना जाता है। तो ये 3 भाग हैं, आपका टेरिटोरियल सी हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया और हाई सी हो गया। देशों को उनके अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सीमा के अंतर्गत पाए जाने वाले समुद्र के संसाधनों के दोहन की अनुमति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं समुद्री संसाधनों का एक वर्गीकरण को देख लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके बाद बात करेंगे समुद्री संसाधनों समक्ष विद्यमान संकट की। तो जो संसाधनों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? जैविक समुद्री संसाधन, इनमें प्रमुख जैविक समुद्री संसाधनों में मछलियाँ, शैवाल, मैंग्रोव, प्रवाल भित्ति, जीव एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को शामिल किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर समस्त प्रजातियों की लगभग 30% मात्रा
30% मात्रा जो है वो समुद्रों में पाई जाती है। दूसरा, अजैविक समुद्री संसाधन। महासागरीय तली में बहुधात्विक पिंडों जैसे कि मैंगनीज, लोहा, निकल, तांबा, कोबाल्ट आदि के साथ साथ पेट्रोलियम, गैस, हाइड्रेट, प्लेसर, फास्फोराइट व नमक जैसे खनिज पदार्थ बहुतायत में पाए जाते हैं। हाइड्रेट क्या होता है देखिए, कम तापमान एवं उच्च दबाव पर प्राकृतिक गैस जल के अणुओं के साथ मिलकर के गैस हाइड्रेट का निर्माण करती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 1 घन मीटर गैस हाइड्रेट से अनुमानित रूप से लगभग 164 घन मीटर प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। इसी प्रकार नदियों द्वारा लाए गए खनिज जो तट रेखा से कुछ दूरी पर अपने आकार के अनुसार एकत्रित होते हैं, इन्हें प्लेसर कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से सोना, टीन तथा थोरियम एवं लोहा जैसे खनिज पाए जाते हैं। तीसरा, ऊर्जा संसाधन। समुद्री ऊर्जा संसाधनों में तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा ज्वारीय ऊर्जा को शामिल किया जाता है। समुद्री तापीय ऊर्जा का उत्पादन समुद्री जल के विभिन्न परतों में के तापीय अंतर का उपयोग करके किया जाता है। तरंग ऊर्जा का उत्पादन समुद्री तरंगों से तथा ज्वारीय ऊर्जा समुद्री खाड़ियों में ज्वारीय जल के प्रवाह के उपयोग द्वारा उत्पादित की जाती है। वर्तमान समय में भारत के चेन्नई में, तमिलनाडु के चेन्नई में महासागरीय थर्मल ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र, इसका नाम याद रखिएगा, महासागरीय थर्मल ऊर्जा रूपांतरण कहाँ है? चेन्नई में। केरल के बीजगम में तरंग ऊर्जा संयंत्र तथा कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी एवं सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र कार्यरत हैं। अब बात करते हैं समुद्री संसाधनों के समक्ष विद्यमान संकट के बारे में। तो देखिए, पहला संकट क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित समुद्री सीमाओं के निर्धारण में विभिन्न देशों के मध्य विवाद देखने को मिलते हैं। जैसे दक्षिण चीन सागर विवाद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तथा चीन के मध्य एक प्रमुख विवाद स्थल के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के विवाद समुद्री संसाधनों की उपयोगिता को सीमित करते हैं। दूसरा, विभिन्न प्रकार के महासागरीय संसाधन अलग अलग गहराई में निक्षेपित हैं। तकनीकी सीमाओं के कारण इनमें से अधिकांश संसाधनों की खोज नहीं की जा सकी है। तीसरा, वर्तमान में अधिकांश तटीय समुद्री क्षेत्र प्लास्टिक तथा मानव निर्मित अपशिष्ट पदार्थों के डंपिंग स्थलों में परिवर्तित हो गए हैं। समुद्रों को प्रदूषण से बचाते हुए इनमें पाए जाने वाले संसाधनों का संरक्षण एवं परिरक्षण करना वर्तमान समय में एक बड़ी चुनौती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।